हेलो, मेरा नाम शशांक शेखर है और हम 45 डेज़ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आने वाले जे एग्ज़ाम के लिए, और आज उसका 19th डे है। तो कल जो हमने चैप्टर कवर किया था वो था हमारा, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमने मेनली कंडक्शन के बारे में पढ़ा था कल। आगे बढ़ते हुए आज हम नस्ट इक्वेशन देखेंगे मेनली, है ना। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो हमने यहाँ तक, आप कह सकते हो, ने यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम बचे हुए पोर्शन को कवर करेंगे। तो अगर मैंने जैसे बताया था कल, इस चैप्टर से लगभग 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं ये जेईई मेंस में। अगर इस टॉपिक के डिटेलिंग में जाऊं तो पहला है गैल्वेनिक सेल, जो एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। फिर आता है नस्ट इक्वेशन, जो इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में हमारी मदद करता है। फिर है सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच का डिफरेंस। फिर होता है रिडक्शन पोटेंशियल, कैसे हम नाप सकते हैं, किसकी मदद से। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बीच में क्या डिफरेंस है ये। तो पहले हम शुरुआत करते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल एक मतलब कि गैल्वेनिक एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने ये सेल बनाया था जिसमें उन्होंने जिंक और कॉपर का यूज़ किया था। जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था और उसकी मदद से केमिकल रिएक्शन किया था। और इस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, उसी केमिकल एनर्जी को इन्होंने स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में बदला था। उसी को इन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला था, है ना। तो उन्होंने केमिकल एनर्जी को, जो केमिकल एनर्जी थी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की, उसको उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला था। अब इसमें जो पोटेंशियल बन रहा है उसे हम किसकी मदद से नाप सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं? नस्ट इक्वेशन की मदद से। हाँ, तो इस सर्किट के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक Zn का इलेक्ट्रोड है और यहाँ एक कॉपर इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे इस सॉल्यूशन में हमारे पास एक कॉपर का सॉल्ट होता है, कोई सा भी, जैसे CuSO4, है ना, कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे भी एक जिंक का सॉल्ट हो सकता है, ZnSO4 वगैरह। अब आगे क्या होता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होता है। क्या होता है? पोटेंशियल क्रिएट होता है और इस पोटेंशियल के कारण करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में रहता है और करंट का फ्लो क्या होता है? इस डायरेक्शन में होता है। और ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? ये सॉल्ट ब्रिज जो एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं इस सॉल्यूशन में, उसको न्यूट्रलाइज करता है ना। तो ये सॉल्ट ब्रिज भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शनिंग क्या होती है जानना। ये क्या करता है? ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट हो रही है। नहीं तो क्या होगा कि एक ही बार में सारा पोटेंशियल यूज अप हो जाएगा और सारा का सारा चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा इन दोनों सॉल्यूशन में। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करता है? चार्ज न्यूट्रलाइजेशन में हमारी मदद करता है सॉल्ट ब्रिज। और एक तरह से सर्किट को भी कंप्लीट करता है, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि सर्किट जब भी होती है, आप देखोगे भी फिजिकल आप सर्किट देखोगे नॉर्मल वाली जो वायर से होती है वो इस तरीके की होती है ना। पर आप अगर इसको देखोगे बिना सॉल्ट ब्रिज के तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, पर अगर आपने इसको जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट सर्किट हो जाएगा ऐसा, है ना। तो ये चीज़ हो गई पहली। आगे ये हो गई गैल्वेनिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल आपने जो देखा वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही उदाहरण था। क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही उदाहरण था। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस, जैसे कि 2Ag प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, 2Ag बनता है। उसी तरह एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड में बनता क्या है? कैटायन, है ना। और इसमें क्या बनता है? एनायन। तो ये चीज़ हो गई। इसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है कैथोड पे। अगर आप इसके ट्रिक को देखें, जो कुछ अगर आपको याद करना है कि किस साइड क्या होता है, तो आप इस वर्ड को याद कर रख सकते हैं। क्या? लोन। एल मतलब लेफ्ट साइड है, मतलब ये एक आप मान सकते हैं कन्वेंशन हम हमेशा लेते हैं कि लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एनोड।
एनोड कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको याद रखने से आप क्या हो सकता है, आपको याद रख सकता है कि किस साइड क्या होता है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, जो कि नेगेटिव चार्ज है। ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर आप इसका यूज़ देखोगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको आगे भी समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, Cu से Cu2+ जा रहे हैं अपन। देखिए इस साइड में रिएक्शन फ्लो होती है हमेशा, आपने भी देखा होगा कि रिएक्शन हमेशा इस साइड में फ्लो होती है। तो ये Cu है हमारा, ये Cu का किधर जाएगा? Cu2+ में। उसी तरीके से ये हमारा जो Ag+ है वो किस में जाएगा? Ag में जाएगा, है ना। Ag+ किस में जाएगा? हमारा Ag में जाएगा। तो Cu से Cu2+ क्या हो गया हमारा? Cu से Cu2+ हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, और Ag+ से Ag क्या हो गया हमारा? रिडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है हमारा? ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है हमारा? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड पे होता है, और एनोड कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये किसके लिए है? ये जो लाइन दी गई है ये फेज को डिफरेंशिएट करने के लिए है। किसको? फेज डिफरेंशिएट के लिए। अगर आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा है, फिर गैल्वेनिक सेल देखा होगा, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा होगा। यहाँ पे हमारा क्या था? सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन था, और इस सॉल्यूशन में इसी मेटल का सॉल्ट था, और ये मेटल था, और ये क्या था? मेटल सॉल्ट था। तो Cu जो है ये सॉलिड है, वो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये Cu2+ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मान लो अगर ये मेटल जो है ये Cu होता और ये सॉल्ट रहता है CuSO4, तो CuSO4 किसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसे प्रेजेंट रहता है? कंप्लीट डिसोसिएशन, जो कि होता है Cu2+ और SO4 2-। तो ये Cu2+ क्या है, क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि हमारे पास एक क्या है? लिक्विड सॉल्ट फॉर्म में, और जो कि इसमें एक्वस में जुड़ा हुआ है। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ है। तो इसका फेस क्या है? लिक्विड है। इसका फेस क्या है? सॉलिड है। तो इन दोनों फेस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इस सिंगल बार का, इसका। अब आगे फिर एक डबल बार आता है। ये डबल बार क्या दर्शाता है? कि ये दोनों सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं। किससे? सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक सॉल्ट ब्रिज थी, जो हमने भी देखा था, ऐसे करके सॉल्ट ब्रिज बनी हुई थी, है ना। तो यही सॉल्ट ब्रिज को दर्शाने के लिए हमारे पास क्या है? डबल स्लैश। आगे यहाँ Ag+ है फिर से, तो क्योंकि यहाँ पहले Ag+ से Ag जा रहा है, इसीलिए Ag+ को किधर रखा गया? लेफ्ट साइड में, और Ag को किधर रखा गया? राइट साइड में। अगर आपको इस साइड को याद रखना है तो आप एक वर्ड याद सकते हो, कार। क्या याद सकते हो? कार। C मतलब कैथोड, C मतलब कैथोड, R मतलब रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इफ X। अब हम कैसे अब देखिए, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जिस बच्चों को जिसमें होता है वो होता है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने में। दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। पहला तरीका होता है कि हम नस्ट इक्वेशन की वजह से सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें। दूसरा तरीका क्या होता है, या फिर दूसरे तरीके का यूज़ आप ज़्यादा ही करते हो, क्योंकि अगर सेल पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करना है तो आपके पास आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। और जनरली एग्जाम्स में क्या होता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दे करके पूरा सेल का इंडिविजुअल स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल या फिर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जाता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। तो उसके लिए जनरली जो हमने एग्जांपल मतलब कि जो बुक्स में देखा, वो फॉर्मूला देखा है कि जिसका रिडक्शन हो रहा है माइनस उसका रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये
ये फॉर्मूला आप कह सकते हो कि इनिशियल लेवल पर ठीक है, पर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है तब क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल दे, दोनों को ऑक्सीडेशन दे दिया जाए या एक ऑक्सीडेशन या एक रिडक्शन दे दिया जाए, तब उस केस में क्या करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए x, पहली बात जो चीज़ याद रखनी है वो है, मान लीजिए अगर x आपका रिडक्शन पोटेंशियल है तो माइनस x आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस बात को याद रखिए, और इसका वाइस वर्सा भी सही है कि अगर x आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो माइनस x आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल को RP से डिनोट करूँ तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। तो इस चीज़ को ये दिमाग में रखना है कि अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप बस उसका नेगेटिव कर लो तो आपको आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। आगे, द सेल हैविंग ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल विल गेट रिड्यूस्ड एंड वाइस वर्सा फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मान लो दो स्पीसीज दी रखी है और कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा है, ये चीज़ कंडीशन है इसके लिए, इस वाले पॉइंट के लिए कि कोई ऑक्सीडेशन, कोई एक्सटर्नल EMF अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तब उस केस में क्या होगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वही रिड्यूस होगा, या फिर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा, है ना। मान लो कि दो चीज़ें दी गई है, एक है स्पीसीज X, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक है स्पीसीज Y, उसका हमें दिया हुआ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को क्या दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। अगर आपसे पूछा है किसका रिडक्शन होगा तो सीधा आपका किसका होगा, इस चीज़ का रिडक्शन होगा, है ना। इसमें साइन के साथ कंसीडर करते हैं, साइन को नहीं छोड़ते। अगर ये -4 रहता तो फिर ये रिड्यूस होता, है ना। तो ये साइन के साथ लेते हैं, मैग्नीट्यूड सिर्फ नहीं कंसीडर करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा वही रिड्यूस होगा और साइन के साथ। अब आगे EMF क्या होगा, अगर हमें EMF कैलकुलेट करना है इसका और इसका मिला करके, मान लीजिए हम लोग इन दोनों को रखा है और ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों क्या रिडक्शन पोटेंशियल है और हमें EMF कैलकुलेट करना है, तो क्या होता है, वो सीधा सीधी समेशन होता है किसका, एक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों को ऐड करना है। पर ये तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल x है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -3x, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका हमारा हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। और अगर EMF कैलकुलेट करना हो स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो ये हो जाएगा 4 -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम क्या करेंगे, सीधा सीधी इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, +4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो दिया हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है EMF कैलकुलेट करने की कि आपको क्या करना है कि जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना और दोनों को जोड़ देना है बिना कुछ सोचे। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, दोनों का रिडक्शन दिया हुआ है, तो एक को ऑक्सीडेशन में बदल लेंगे नेगेटिव साइन लगा के। उसी तरह से अगर दोनों का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदल देंगे नेगेटिव साइन लगा करके। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये हो गई चीज़। अब आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए कि EMF ऑफ ए सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एडिटिव इन नेचर, है ना। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि मान लो दिया हुआ है कोई 2 सेल, है ना, कोई 2 सेल दिया हुआ है, कोई 2 सेल है और उन दोनों सेल को जोड़ करके कोई तीसरा सेल बनाया जा रहा है। ध्यान देना, एक सेल और दूसरे सेल के जोड़ के कोई तीसरा सेल बनाया जा रहा है, तो उस तीसरे सेल के जो पोटेंशियल या फिर EMF है उसे आप
दोनों के ईएमएफ को जोड़ के, इंडिविजुअल ईएमएफ को जोड़ के नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ईएमएफ जो है या फिर सेल पोटेंशियल जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, और जो भी चीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो कभी एडिटिव नहीं होती, है ना, कभी एडिटिव नहीं होती। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा। ऐसे उदाहरण के लिए अगर आप एक सिंपल साधारण सा उदाहरण लेना चाहें तो मान लीजिए दो चीज़ है, एक जो चीज़ है वो 21 केल्विन पर है और दूसरी जो चीज़ है वो भी 21 केल्विन पर है। अब मान लो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने कांटेक्ट में लाया, तो क्या इन दोनों का टेम्परेचर 21 + 21 हो जाएगा? मिला करके इन दोनों का जो टेम्परेचर वो 21 + 21 होगा? नहीं होगा। टेम्परेचर के केस में क्या होगा? थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इनमें दोनों में 21 डिग्री केल्विन ही है, तो ये आपस में हीट एक्सचेंज नहीं करेंगे और इन दोनों का टेम्परेचर फाइनल भी क्या आ जाएगा? 21 केल्विन। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इस क्या कहते हैं, इस फेनोमेना का ये सिर्फ टेम्परेचर के लिए मान है कि हाँ इन दोनों कॉन्टेक्ट मिलाने पे 21 केल्विन लग गया। पर जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती उन दोनों चीज़ों को ऐड कर देने से, है ना। हाँ, वॉल्यूम ऐड हो जाती। अगर इसका वॉल्यूम मान लो V1 रहता है, इसका वॉल्यूम V2 रहता, तो इन दोनों को जोड़ने से जो चीज़ बनती है उसका वॉल्यूम क्या होता? V1 + V2। ये चीज़ सही है। प्रेशर भी नहीं है ना, प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो सेम प्रेशर वाले को जोड़ने से उनके प्रेशर ऐड नहीं होंगे, उतने ही रहेंगे। तो ये हो गई। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे E क्या है? E जो सेल पोटेंशियल जो आपको दे रखा है, जो आपको सेल दे रखा, उसका सेल पोटेंशियल डिनोट करते हैं E से। E0 आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा हमेशा इसकी वैल्यू, और नहीं दिया रहेगा तो एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर आपने जो तरीका से उससे कैलकुलेट करने का तरीका दिया होगा, है ना। -RT/NF ln Q। Q क्या है हमारा? रिएक्शन कोशेंट है। क्या रिएक्शन कोशेंट की हमने पढ़ रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q = क्या होता है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, यही होता है Q। अब मान लीजिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। तो इस केस में जो E हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, और Q जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q हमारा K हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा E0 = RT/NF ln K। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब ये इसका इंपॉर्टेंट सबसेट है ना, ये याद रखना आप। अगला, रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिव फ्री एनर्जी। ये जो है हमें सीधी ΔG = ΔG0 + RT ln Q से मिला है। अगर आप चाहे तो इसका डेरिवेशन देख सकते हो। हमें पता है ΔG = ΔG0 + RT ln Q, है ना। ये तो एक हो गई, और हमें एक और फॉर्मूला क्या पता है? E cell = E0 cell - RT/NF ln Q। अगर आप इन सब के वैल्यूज पुट करोगे, कहाँ ln Q की वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या आएगा? ΔG = ΔG0 + RT ln Q की जगह हम लिख सकते हैं RT ln Q। क्या हो जाएगा? NF E - NF E0, सॉरी NF E0 - NF E, ये होता है। तो अब इसको यहाँ अगर पुट करो तो ये हो जाएगा ΔG + NF E0 - NF E। अगर आप इसे इधर ले जाओ तो ΔG - ΔG0 = NF E0 - NF E। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर आप
इन दोनों को कंपेयर करोगे तो डेल्टा माइनस डेल्टा जी नॉट कितना आ रहा है, माइनस डेल्टा जी आ रहा है, जी नॉट आ रहा है NFE, जो कि हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, है ना। और डेल्टा जी क्या आ रहा है, डेल्टा जी आ रहा है माइनस NFE। वही फॉर्मूला यहाँ लिखा है, तो ये आप इसका समझ सकते हैं डायरेक्ट कंसिक्वेंस है कि डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी कितना होता है माइनस FE माइनस NFE, जहाँ N क्या होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ मैंने नहीं बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ये आप एग्जाम्पल समझ लोगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगला स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए माइनस NFE नॉट हो जाएगा, ये वही नॉट है जो नस्ट इक्वेशन में था। इस वाले नस्ट इक्वेशन में E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT/NF ln/Q, यही वाला E नॉट यहाँ पर है। अब रिडक्शन पोटेंशियल को मेज़र कैसे करते हैं, इसके लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। जिस स्पीशीज़ का हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है उसे हम राइट साइड रख देंगे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये भी पता है। ये तो बात की चीज़ हो गई, ये चीज़ पहले। स्पीशीज हैविंग अननोन रिडक्शन पोटेंशियल को हम राइट साइड रखते हैं। और हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत, कि अगर हमारा E नॉट H+ और H2 है उसे हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं कि वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है, और इसे मान लेते हैं 0। अब इसके रिलेटिव ही सबका हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए आपने एक साइड में H+ रख दिया और एक साइड में क्या रख दिया आपने, स्पीसीज रख दिया जिसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और जो भी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका मेजरमेंट आएगा पोटेंशियल का, आप इसका यूज़ कर सकते हो पोटेंशियोमीटर कैसे कैलकुलेट करने के लिए। जो भी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा उसी को हम मान लेते हैं उस अननोन स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल, अगर वो रिड्यूस हो रहा हो तो। और अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो तो उस केस में हम मान लेते हैं माइनस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और रिडक्शन पोटेंशियल उसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई एक चीज़, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। और ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हाइड्रोजन H+ से H2 स्पीशीज़ को याद रखिए हमेशा। ये भी रिप्रेजेंटेशन को समझना ज़रूरी होता है कि ये जो ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो इसमें भी क्या होता है, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब H+ से कहाँ जाएंगे, H2 में। अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तभी तो H2 दे रहा है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से, तो चाहे H+ से H2 जाए चाहे H2 से H+ जाए, दोनों के लिए क्या आता है, 0 आता है। इसमें स्टोक्योमेट्री मैटर नहीं करेगी, जो भी आएगा वो 0 ही होगा। अगर आप H2 से H+ जा रहे हैं, चाहे हाफ H2 से H+ जा रहे हैं, आपका जो E नॉट का वैल्यू वो 0 ही आएगा। E नॉट का, लेकिन किसका, E नॉट का। अब कि जो दूसरी चीज़ है ये हमने वहाँ भी देखी थी, कहाँ पे, रॉक्स में। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। और अगर खुद रिड्यूस होता है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेस अदर, और इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से अगर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कम है तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी, अगर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब हम मूव करते हैं सेल की ओर। तो हमने देखा कि हम कैसे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब इसे ही आधार मानते हुए 2 तरह के सेल बनाए गए हैं। पहले होते हैं प्राइमरी सेल या फिर प्राइमरी बैटरीज, दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज क्या होते हैं,
जो कि होते हैं नॉन रिचार्जेबल बैटरीज, उन्हें कहते हैं प्राइमरी। इनके पहला इनमें जो डिफरेंस है वो है कि सेकेंडरी रिचार्जेबल होता है और प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल होता है। ये हमने देखा है बहुत जगह। जैसे आपके पास जो सेल आप अपने रिमोट्स वगैरह में लगाते हैं वो क्या होता है, नॉन रिचार्जेबल होता है। और जो सेल्स आप फ़ोन वगैरह में यूज़ करते हो वो क्या होता है, रिचार्जेबल होता है। अगला, इसकी कैपेसिटी कम होती है। हाँ, ये भी सही है। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे आपने अपना इन्वर्टर वगैरह देखा होगा, वो पूरे घर की बिजली को संभालता है और वो रिचार्जेबल भी होता है और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और जबकि ये जो बैटरीज है इनकी कैपेसिटी कम होती है। जनरली रिमोट्स वगैरह में यूज़ होता है या फिर आप देखोगे कि किसी टॉय वगैरह में यूज़ होता है। इसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है, इसका शेल्फ लाइफ कम होता है, लेकिन ये फिर रिचार्ज हो जाती है। जिसका शेल्फ लाइफ कम होने से कोई दिक्कत नहीं है, ये जल्दी डिस्चार्ज होती है, कहने का मतलब है। लेकिन इसलिए जो है आप देखते हो कि जो बैटरीज फ़ोन वगैरह में यूज़ होता है, इसमें क्या कहते हैं, टॉयज़ वगैरह में यूज़ होती है या फिर रिमोट वगैरह में यूज़ होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। जबकि आपकी जो फ़ोन में बैटरी लगी हुई है आपको डेली रिचार्ज करना पड़ता है, या फिर आप बात कर लो अपने इन्वर्टर की, उसे भी आपको डेली रिचार्ज करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्कलाइन लिथियम जिंक कार्बन बैटरी। और इसके एग्जांपल लिथियम आयन बैटरी, ये बहुत ही पॉपुलर है, फ़ोन वगैरह भी यही होती है। फिर अगला है निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी। तो ये हो गई हमारी डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। अब यहाँ एक स्कीमेटिक डायग्राम डाला है मैंने प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी का। तो ये है आपकी प्राइमरी बैटरी। पहले तो ये आपकी प्राइमरी बैटरी, और ये जो हमारा ये हमारा इस पार्ट को दर्शा रहा है ना। ये वाला इस पार्ट को हमने मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया। तो अगर पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड। और ये हमारा होता है, इसमें क्या होता है हमारा MnO2 प्लस कार्बन ब्लैंक प्लस NH4Cl का पेस्ट होता है। क्या होता है हमारा, MnO2 कार्बन ब्लैक और NH4Cl का पेस्ट होता है। और जो जिंक होता है और जो एनोड होता है वो क्या होता है, वो एनोड कुछ इस तरह दिखता है। ये तो हमारा कैथोड हो गया पूरा, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया उसके अगल बगल। अगर हम एनोड की बात करें तो ये हमारा एनोड, सॉरी, ये एक दूसरी बैटरी है। कौन सी, दूसरी वाली है ये, और ये अलग है, ये सेम चीज़ नहीं है ना, ये सेम चीज़ नहीं है। ये वाली बैटरी हमने छोटी वाली बैटरीज देखी होगी, लेज़र लाइट्स वगैरह में लगी रहती है। आपने जो बचपन में लेज़र लाइट खेलते होगे उसमें ये छोटी बैटरीज लगी रहती है ना। तो ये दूसरी बैटरी है और ये दूसरी है। तो इसमें जो इस वाले बैटरी की अगर हम बात करें जो सेल्स वगैरह में होती है, रिमोट्स वगैरह में, ये रिमोट्स वाली है और ये आपके लेज़र लाइट वाली बैटरी है। तो इसमें यहाँ पर कैथोड है, ये क्या है, कार्बन कैथोड है, कार्बन कैथोड की तरह काम करता है। और जिंक जो कप है वो एनोड की तरह काम करता है। मतलब आउटर जो बॉडी है वो एनोड की तरह काम करती है। अंदर में ये जो आप लकड़ी एक डंडी टाइप की देखते होगे वो काम करती है कैथोड की तरह। और इनके बीच में हमारा क्या होता है, मीडियम होता है जहाँ जिसके बीच में चार्ज फ्लो होता है। ये MnO2 कार्बन ब्लैक और NH4Cl का पेस्ट होता है। तो ये हो गया हमारा एक प्राइमरी बैटरी का पहला उदाहरण। और ये दूसरा उदाहरण है जो कि लेजर लाइट्स वगैरह में रहती है। इसमें एक सेपरेटर होता है, ये एनोड होता है हमारा, ये एनोड कैप होता है और ये कैथोड होता है। और ये सारे एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, गास्केट और सेल कैन वगैरह, जो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए रहते हैं। तो अगर आप देखोगे इसमें तो हमारा ZnHg जो है ये है हमारा ZnHg, ये प्रेजेंट होता है एनोड में। और कैथोड में क्या प्रेजेंट होता है, कैथोड वाले में इस वाले रीजन में, ब्लू वाले रीजन में, इस ब्लू वाले रीजन में हमारा HgO प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये रिएक्शंस होती है इसमें, ये दोनों। अगला सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल होती है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये होता है एनोड का रिएक्शन और ये होता है कैथोड का रिएक्शन। एनोड पे क्या होता है, Pb और SO4 2- होता है। ये देखिए हमारा एनोड है,
है ना। ये हमारा क्या है, एनोड है, और ये क्या है, हमारा कैथोड है। इसको मैं चाहूँ अगर इससे दिखाना, ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है, और बीच में जो प्लेट्स पड़ी हुई है इसी के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो रहा है। आगे ये है पॉजिटिव प्लेट्स, ये वाली, ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट्स जिसमें PbO2 भरा हुआ रहता है, ये वाला PbO2, और इसके अगल बगल क्या लगा रहता है, ये येलो वाला एसिडिक सॉल्यूशन है। उसी तरीके से जो ब्लू वाली होती है, ये जो ब्लू वाली है, ये वाली, इस पे क्या होता है, Pb होता है, और इस पे भी क्या लगा रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन SO4 तो ये हो गई हमारी पूरी सेकेंडरी बैटरी का स्ट्रक्चर। मेन आपको ये इक्वेशन याद रखना है ना। आगे अगला है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक, आप मान लो एक तरीके से कि ये एक थोड़ा इको फ्रेंडली टाइप का होता है। अभी हमने देखा था उसमें मरकरी और लेड जैसे हार्मफुल मेटल्स यूज होते हैं, जबकि फ्यूल सेल में आप देख सकते हो सिंपल वाटर का रिएक्शन है, वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन है ना। तो ये जो होता है इको फ्रेंडली होता है। ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, और इन दोनों के बीच में एक हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है। तो इधर से हमारा ऑक्सीजन आता है और इधर से हाइड्रोजन आता है, और इस पे आके क्या होता है, सेटल करता है। फिर ये रिड्यूस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसके थ्रू मूव होता है इलेक्ट्रॉन, इधर जाता है और ये ऑक्सीजन ले लेता है ना। तो अब यहाँ देखो अगर, तो O2 हमारा किस पे है, कैथोड पे है। कैथोड पे मतलब क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, कार्स अगर याद रखो तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। तो O2 प्लस H2O, इसमें H2O भी रहता है बीच में, अब यहाँ पे वाटर भी रहता है क्योंकि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये हमें 4OH माइनस दे रहा है। उस तरह से H2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 4OH के माइनस के साथ। तो वो क्या देता है हमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H2O। और इस तरह से हम वाटर को निकालते जाते हैं, आउटलेट है ये। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, H2 प्लस O2 2H2O बन रहा है। तो सिंपल ये वाटर का फॉर्मेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए ये फ्यूल क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। ये एक फेनोमिना है कोरोजन, जो हम चाहे तो इसी EMF के थ्रू और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। ये क्या है, मान लो ये हमारा आयरन मेटल, हमें पता है कि हमारा आयरन जो है वो धीरे धीरे रस्टिंग होती है। जब आयरन में कोरोजन होता है तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। कोरोजन एक जनरल टर्म है, किसी भी मेटल के कोरोजन का मतलब उसके गलने को हम कोरोजन कहते हैं। ड्यू टू एनी एक्सटीरियर, किसी भी बाहरी इफेक्ट के चलते, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। और अगर स्पेसिफिक आयरन की बात करें तो आयरन के कोरोजन को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। अब देखिए कैसे होता है, जैसे ये आपका आयरन मेटल है ना, ये आपका आयरन मेटल है, और मान लीजिए इस पे आके मॉइस्चर ऐसे जमा हो गया। ये क्या है, मॉइस्चर है, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होगा, Fe जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, Fe2+, है ना। क्या बन जाएगा, Fe2+। अगला ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वाटर प्रेजेंट है हमारा, क्या है, जो वाटर प्रेजेंट है वो अपना H+O2 के साथ रिएक्ट करके इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना, H2O बना रहा है। आगे क्या हो रहा है, ये जो Fe2+ है वो O2 के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना देता है। तो इसमें जो H+ और O2 रिएक्ट कर रहा है, 4H+ और O2, यही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या कर रहा है, यही इलेक्ट्रॉन ले रहा है और वाटर बना दे रहा है। तो अब दोबारा समझिए, ये हमारा Fe है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, दो इलेक्ट्रॉन, एक Fe और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा Fe, है ना। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो किसने कंज्यूम कर लिया, इस 4H+ ने O2 के साथ मिलके कंज्यूम करके 2H2O बना दिया। ये तो हो गया एक पार्ट इधर का। अब ये जो Fe से Fe2+ बना हमारा, वो Fe2+ O2 से रिएक्ट करके, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारा Fe2O3 देता है, जो हमारा रस्ट होता है। क्या होता है, रस्ट फॉर्म होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि 2 Fe क्या देते हैं हमें, 2 Fe2+ और 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को कौन पिक कर लेता है, ऑक्सीजन प्लस 4H+ जो वाटर रिप्रेजेंट होता है, और हमें 2H2O दे देता है।
और ये Fe2+ फर्दर अपना Fe2O3 बना देता है उधर, ये अलग रिएक्शन है। पर अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये कौन सा हो रहा है, Fe2+ जा रहा है Fe जा रहा है Fe2+ में, और O2 जा रहा है अपना H2O में, है ना, और 4H+ तो H+ में है ही। O2 का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट किस में जा रहा है अपना -2 में। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी मदद से। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होता है ये बताना आपको। तो अभी आपने देखा था, ये था हमारा लेफ्ट साइड में क्या होता है, कैथोड होता है, सॉरी एनोड होता है, LON लोन। लेफ्ट साइड में हमारा एनोड होता है, राइट साइड में क्या होता है, कैथोड होता है। ये हमारा सेल होता है। और अब चाहे तो सॉल्ट ब्रिज दिखा भी सकते हैं, मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। एनोड में क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर के कहाँ जाते हैं, एनोड की ओर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से आ रहेगी, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहाँ से आ रहा है, मतलब कि एनोड से कैथोड की ओर। तो एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe2+ Fe and Sn2+ Sn are -0.44 at 0.14 फॉर द सेल रिएक्शन, ये द स्टैंडर्ड EMF is। तो अगर आप इस सेल रिएक्शन को देखें तो इसमें Fe2+ का क्या हो रहा है, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Fe बना रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन हो रहा है ना। और Sn का क्या हो रहा है, Sn से Sn2+ जाने में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें जो दोनों दे रखा वो क्या दे रखा है, Fe से Fe2+ और Sn2+ से Sn+। तो Fe2+ का तो चलो ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, पर हमें Sn का क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि Sn से Sn2+ जाना। तो इसका जस्ट क्या कर लेंगे, हम अपोजिट ले लेंगे, -0.44 का क्या हो जाएगा, 0.14, और इसका एज इट इज रहने देंगे क्योंकि इसका रिडक्शन ही हो रहा है। तो ये हो जाएगा -0.44। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अगर हम, तो 4 में से 4 - 4 0, 4 - 1 3 और 0, क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे, तो 0.30। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसका सॉल्यूशन भी यहीं पर है, -0.30। अगला, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटालिक कैटायंस आर X, Y, Z, जिसमें से X का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.52, Y का रिडक्शन पोटेंशियल -3.03 और Z का -1.18। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज, अब देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो आसानी से क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना, और उसका आसानी से रिड्यूस होगा, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई रहेगा, ये चीज़ हो गई। और इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। पर उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या है, वो भी कम है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, ये एक चीज़ हो गई। अब देखते हैं सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल -3.03, क्योंकि मैंने कहा था साइन के साथ कंसिडर करना है। तो अगर ये नेगेटिव में -3.03 है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हो गया y हमारा पहले, फिर क्या आएगा, फिर आएगा -1.18 हमारा z, फिर आएगा x 0.52। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उतना कम रिड्यूसिंग पावर, तो इसलिए XZY है ना। देयरफॉर पावर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज YZX। तो रिडक्शन पोटेंशियल इस ऑर्डर में, तो रिड्यूसिंग पावर इसके उल्टे वाले फॉर्म में। व्हाट विल बी द EMF ऑफ द गिवन सेल,
देखिए इन सब सेल को देख के घबराना नहीं है। ये जो पीटी है हमारा, अब आप एक चीज़ में गौर करना है इसमें कि इसमें हमारे 4 फेजेस हैं। पहला फेज ये पीटी है, फिर उसमें हाइड्रोजन गैस भी है और एक्वस भी है, और इसी एक्वस वाले में हाइड्रोजन, इसमें पीटी भी है, एक H2 और है P2 प्रेशर पे, और पीटी भी है। तो एक चीज़ यहाँ गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक ही कंटेनर में हो रही है, क्योंकि इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज की बात नहीं है, क्योंकि डबल स्लैश नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये चीज़ तो हो गई। ये आप नहीं भी याद रखो तो ये आप नहीं भी ध्यान दो तो इम्पॉर्टेंट है, पर जो बात आपको इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी वही है कि हमारा रिएक्शन कैसे चलता है, हमेशा ऐसे चलता है। तो H2 से क्या बन रहा है और H प्लस बन रहा है, और H प्लस से क्या बन रहा है, फिर H2 बन रहा है। ये 2 चीज़ें हो रही है, H2 से H प्लस और फिर H प्लस से H2। तो सेम स्पीसीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ आप देखोगे तो रिडक्शन। तो क्योंकि सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो E0 0 हो जाएगा, क्योंकि E0 क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का एडिशन। तो मान लो अगर H2 का वैसे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 ही होता है ना, तो ये 0 ही होता है, तो वैसे भी 0 हो जाएगा। चलिए ये भी एक बात है, ये भी सही है। पर अगर आपको कोई दूसरी चीज़ दी हुई रहती, कोई दो एलिमेंट, लेकिन कोई दूसरी एलिमेंट दी हुई रहती पर दोनों में एलिमेंट सेम रहता, तो उस केस में भी E0 क्या आता, 0 ही आता। तो अगर मैं बात करूँ E की, तो E होता है E0 माइनस RT ln Q। यहाँ पे हम क्या करेंगे, E0 तो 0 हो गया, अब Q हम क्या लेंगे, प्रेशर के टर्म में लेंगे, ना कि हम प्रेशर के टर्म में लेंगे, ना कि कंसंट्रेशन के टर्म में, क्योंकि आपको पता है Q यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट है। Kc भी हो सकता है, Kp भी हो सकता है, Kx भी हो सकता है, इस तरह Qc भी हो सकता है, Qp भी हो सकता है और Qx भी हो सकता है। तो यहाँ पे Qp ले रहे हैं, तो माइनस RT ln P। हम H2 से H प्लस की ओर जा रहे हैं, H2 से H प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब H2 हमारा क्या है, रिएक्टेंट साइड में है, और ये H2 P1 वाला रिएक्टेंट साइड में है, और ये H2 P2 वाला प्रोडक्ट साइड में। आप देखो किस तरीके से H2 से H प्लस जा रहे हैं और फिर H प्लस से H2 जा रहे हैं, ये 2 है। ये जो P1 वाला किधर आया, लेफ्ट साइड में, और P2 वाला किधर आया, राइट साइड में, है ना। अब इसे आप बैलेंस भी कर लो, तो हम कंसंट्रेशन टर्म को नहीं ले रहे हैं, हम किसको ले रहे हैं, प्रेशर वाले टर्म को। तो प्रोडक्ट साइड में क्या मिल रहा है, हमारा मिल रहा है H2 P2 वाला, तो H2 प्रेशर ऑफ 2 लिख देता हूं मैं सीधा, प्रेशर 2। अब इसका पावर 1/2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है ना। एक और चीज, ये तो हो गई एक बात। अब अगर हम बात करें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, क्योंकि इसमें हमने 2 कंसीडर नहीं किया किसी भी क्वेश्चन में, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये उधर वाले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ले रहा है। तो P2 का हो गया, और अब नीचे क्या होगा, P1 का होगा। ये हो गया E का वैल्यू। एक और चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें N भी तो जानना है। तो H2 से 2H प्लस जाने में 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे होंगे। अब चाहते तो हाफ भी ले सकते थे, वो हाफ भी क्या बन जाता, ये पावर अगर हाफ भी ले लेते आप तो लास्ट में यार 2 आ जाता, तो ये भी सही था, है ना, वो वहाँ आता ही। मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, चलो आपको, आप इससे डिपेंडेंट नहीं कैसे चल रहे हो। मान लीजिए पहला इक्वेशन हमने ये कंसिडर किया कि H2 हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और क्या बना दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना दे रहा है, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, और H प्लस 2H प्लस हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दे रहा है, H2। ये पहला केस है। दूसरा, अगर हम इसी का हाफ कर ले, हाफ H2 H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। तो अगर हम यहाँ पे लिखे E इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, E0 तो हमारा 0 हो गया, RT बाई NF ln QP। अगर हम देखें, अरे यार
अगर हम देखें तो हमारा H2 जो लेफ्ट साइड है वो P1 है, H2 जो लेफ्ट साइड है वो P1 है, और H2 जो राइट साइड है वो P2 है। यहाँ पे भी ये P1 है और ये P2 है। अगर यहाँ देखें तो हमारा H2 का पावर तो कुछ नहीं है, पर N जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इनमें वो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2/F हो गया, 2/F RTLN। प्रोडक्ट में क्या है H2 P2 पे, तो यहाँ P2 मैंने लिख दिया। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन जो हमने इससे निकाला। अगर आप इससे निकालना चाहो तो ये हो जाएगा RT/NF। N यहाँ कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो N1 हो जाएगा, पर P1 का पावर क्या हो जाएगा 1/2 और P2 का पावर भी क्या हो जाएगा 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं हम, RT/F ln P1/P2 का पावर 1/2। अब ये 1/2 कहाँ हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, इनके साथ नेगेटिव साइन है, ये याद रखना आप। तो ये हो जाएगा RT/2F ln P2/P1, सॉरी P2/P1। ये हो गया हमारा। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या आया, सेम आया, दोनों क्वेश्चन क्या आया, -RT/2F ln P2/P1। माइनस साइन अगर आप हटाना चाहो तो -RT हट जाएगा, सिर्फ माइनस हट जाएगा और क्या बच जाएगा 2F ln P2/P1। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला वैसे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना, यही आया निकल के, सेम सॉल्यूशन यहाँ भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रोड चार्ज इज फाउंड टू बी, स्टैंडर्ड EMF दिया हुआ 0.591। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज कितना, ये आपको निकालना है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, RT/F का वैल्यू होता है 0.0591 एट 25 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा जूल पर केल्विन पर होता है। चलिए ये चीज़ तो हटा दो आप, ये तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि F जो है वो इसका जो ओवरऑल डायमेंशन लेस होता है ना, सॉरी नहीं, ओवरऑल डायमेंशन लेस नहीं होता, ये जूल के लिए है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है। अगर 8.314 अगर आप जूल पर केल्विन पर मोल ले रहे हो तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम पर मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, आपका फॉर्मूला होता है E0 = RT NF ln K हो जाता है, ये E0 होता है। E0 कितना दिया हुआ 0.591, इसकी वैल्यू मैंने बताई अभी 0.0591। 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो ये 1 हो जाएगा, ln K हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10, आप कैलकुलेट कर लेना, ये 10 ही आएगा ln K। ये ln नहीं लॉग के टर्म में होता है, मतलब जब आप लॉग लगा लेते हो तब ये 0.0591 आता है, ये 2.303 का मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ये लॉग K होता है। तो K क्या हो गया, K हो गया हमारा 1। ये हो गया हमारा आंसर। सेम चीज यहाँ लिखी है। अगला Fe3+ से Fe जा रहा है 0.036 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और Fe2+ से Fe जा रहा है ये 0.439 दे रखा है। इनके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। अब को Fe3+ से Fe2+ निकालना है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो पहला है Fe3+ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन लेके एक्चुअली Fe बना रहा है, और Fe2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe बना रहा है ना। तो ये चीज़ को अगर हमें क्या चाहिए Fe3+ से Fe2+, तो इसे उल्टा कर देंगे अपन। अब आप क्या करोगे, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इसका हमने E0 ले लिया है ना, इस इक्वेशन का, और इस E0 का क्योंकि हमने रिवर्स किया है तो इसे पॉजिटिव में ले लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। अब
यहाँ पे आती है इसके प्रॉपर्टी की बात। और मैंने शुरू में भी कहा था कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये एडिटिव नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, पहले हमें पहले डेल्टा जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा जी नॉट। तो इन दोनों के लिए हम डेल्टा जी नॉट पहले कैलकुलेट करेंगे माइनस NFE नॉट लगा करके दोनों में, और उसके बाद डेल्टा जी का दोनों का वैल्यू आएगा, क्योंकि दूसरे वाले का हमने उल्टा लेना है, इसलिए डेल्टा जी का जो वैल्यू आएगा इसको रिवर्स कर देंगे साइन को, और फिर दोनों को ऐड करेंगे डेल्टा जी नॉट को। उसके बाद ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा, फिर हमें ये क्वेश्चन पता है, हमें डेल्टा जी नॉट पता है। अब हम ई नॉट कैलकुलेट कर लेंगे। एन हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें, 2 3 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जी जो होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, गिव्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एडिटिव इन नेचर होती है। तो आगे से मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, या आपको खुद से करना है, मैं सिर्फ आपको हिंट देता जाऊंगा और आपको जरूरत पड़ी तो। इसमें भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था। 2 EMF सेल है, जो Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe2 प्लस Fe ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें हमारा जो क्यू नहीं, मतलब कि कंसंट्रेशन नहीं देके एक्टिविटी दी हुई है। तो आप कुछ नहीं, आप कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्टिविटी पुट कर दोगे, फिर निकाल लोगे। ई नॉट भी दे रखा है। अगला, ये क्वेश्चन भी सेम है, ये आसान है, ये आप कर सकते हो खुद से। ये एक अच्छा क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन से। अगर इसको सब समझ नहीं पा रहे हो क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, रुक जाओ, ये लिखा हुआ ई नॉट की वैल्यू लिखी हुई है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। आपको डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस के लिए। अगला, इसमें लॉग KSP निकालना है। KSP क्या होती है? Ag प्लस और I माइनस, दोनों कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये निकल जाएगी यहाँ से। तो ये था आज का लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इसी के साथ मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।